बच्चों अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कौन सा, करंट। अभी तक हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए, चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मतलब जितना कुछ अभी तक हमारी 10th क्लास तक के लेवल में था चार्ज के रिगार्डिंग उतना हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, हमारा करंट आता है। तो बच्चों करंट क्या है, देखो अभी तक मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो तरह की, एक स्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा एक तरह से वो स्टैटिक का पार्ट है, क्योंकि हम चार्ज को मूव नहीं करवा रहे थे। अगर अब हम चार्ज को मूव करवाना क्या करते हैं, स्टार्ट कर दे, तो अगर बच्चों चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी प्रोटॉन हो, अगर मूव करना स्टार्ट कर दे तो क्या बनाएगा, तो बच्चों बनाता है वो क्या, करंट। वापिस से जब भी चार्ज क्या करना स्टार्ट कर दे, मोशन में आ जाए, जब भी चार्ज किसमें आ जाए, मोशन में, तो कौन सी प्रॉपर्टी सामने आती है, करंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करंट है क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है ये हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि हमारा जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर रेट का मतलब ये नहीं कि 10 रुपए में 20 रुपए में फ्लो हो रहा है, यहाँ रेट का मतलब टाइम से आता है। ठीक है, तो कैसे, अगर मैं बोलूं कि करंट है तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज अपॉन में टाइम। कहने का मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको बताएगा कौन, करंट बताएगा। कौन बताएगा, करंट। अब करंट को डिनोट किससे किया जाता है, करंट को डिनोट करते हैं बच्चों आई से। चार्ज को मैंने आपको बताइए किससे डिनोट करते हो, क्यू से, स्मॉल या कैपिटल जो आपका यू बनता है, और टी को आप डिनोट करते हो टी से, टाइम जो है हमारा वो टी से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि Q इज इक्वल टू आई टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है, करंट को जब मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, टाइम से, तो आपका क्या निकल के आएगा, चार्ज निकल के आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसमें आगे, अब आपने अगर 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो रही है, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किससे करते हैं, न्यू से। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड के, तो 1 अपॉन टी। तो आप 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। तो आपका इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बना कि जो आपका करंट है Q एज इट इज रहा, 1 अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा Q और न्यू। ठीक है ना, तो आई आपका हो गया करंट, Q आपकी हो गई Q हो गया आपका चार्ज, और न्यू आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। तो कई बार बच्चों अगर क्वेश्चन पूछना आता होगा तो इस पे भी पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी। इन जनरल किस पर आता जाता है, करंट और चार्ज और टाइम के रिगार्डिंग। अब यहाँ से बनती क्या है, यहाँ से बच्चों एक निकल के आती है हमारी करंट की एसआई यूनिट। करंट को मेजर किस में किया जाता है, एम्पियर में। करंट को मेजर किससे किया जाता है, एम्पियर। एम्पियर को जैसे चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते थे, कूलम्ब को डिनोट करते थे सी से, उसी तरीके से करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर। एम्पियर को डिनोट किससे करते हो, ए से। ठीक है ना, तो ये इसकी एसआई यूनिट है। कई बार आपको एम्पियर ना देके वो ऐसे दे देगा कि 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को लिख कैसे सकते हो, 1 एम स्मॉल एम ए, और 1 मिली, मिली वर्ड का मतलब होता है 10⁻³ इसमें मिली के चेक कर रहे हो, एम्पियर में तो इधर एम्पियर। इसी तरीके से वो पूछता है माइक्रो कई बार, तो 1 माइक्रो एम्पियर। अब बच्चों माइक्रो जो है ये पूरा, इस माइक्रो एम्पियर को लिख सकते हो आप 1 म्यू ए। जो आप यू बनाते हो उसके इधर ये लगा देना, तो ये म्यू बन जाएगा एम यू। फ्रीक्वेंसी का होता है न्यू, ये जो होता है एन यू, और ये जो होता है ये होता है म्यू, एम यू और म्यू, कंफ्यूज मत होना। म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू हमारा हो गया आपका माइक्रो, और इसके माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। और किसमें माइक्रो चेक कर रहे हैं, एम्पियर में, तो इधर एम्पियर। तो ये चीजें ध्यान रखनी, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। 1 मार्क्स के आजकल ऑब्जेक्टिव आने स्टार्ट हो गए हैं 10th क्लास में, जो अब हमारा ईयर गया है तो इसमें भी पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव, तो अब क्योंकि पैटर्न चेंज कर गया है तो ये चीजें पूछी जाती हैं।
अब ये जो 1 एम्पियर है, ये जो एम्पियर है, इस एम्पियर को और क्या बोल सकते हो? 1 एम्पियर को अभी हम डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे कर सकते हो? देखो 1 एम्पियर आपका ये 1 कब बनेगा? जब आपका चार्ज कितना हो? 1 कूलम, और टाइम कितना हो? 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर तब बनेगा। तो डिफाइन कैसे कर सकते हो 1 एम्पियर को? तो इट इज डिफाइंड एज when 1 coulomb of charge flowing in 1 second, या फिर 1 को कई बार फिजिक्स में बोला जाता है यूनिट सेकंड। जब 1 कूलम का चार्ज यूनिट सेकंड में या 1 सेकंड में फ्लो करे तो कितना करंट बनता है हमारा? 1 एम्पियर का करंट बन सकता है। तो यहाँ से 1 एम्पियर को आप क्या लिख सकते हो? 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकंड, या फिर ये ना लिख कर ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये तो था हमारा करंट। अब करंट फ्लो करेगा किसके थ्रू? करंट को फ्लो करने के लिए तो कुछ चाहिए, हवा में तो फ्लो करता नहीं है। तो करंट को अगर फ्लो करना है तो कोई एक हमें कंडक्टर चाहिए, ठीक है। और वो कंडक्टर क्या होगा? हमारा वायर की तरह हो सकती है, या कोई हमारा कंपोनेंट हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, लेकिन मेटल का बना हो या कंडक्टर हो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो उसके थ्रू आपका करंट फ्लो हो सकती है। तो आई होप ये वाला तो आपको समझ आ ही गया होगा करंट वगैरह का। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें बढ़ना है वो किस चीज में बढ़ना है? एक न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं इसके रिगार्डिंग, फिर हम करते हैं इसको आगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन आता है हमारा। पहले क्वेश्चन को समझना है। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो फिजिक्स के, आपको क्वेश्चन को समझना होता है सबसे पहले। जब ट्राई किया करो, डायरेक्ट मत किया करो। A current of 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि करंट है कितने की? 0.5 एम्पियर की। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, उसमें करंट पास हो रही है। कितने देर तक चल रही है वो? 10 मिनट तक फ्लो हो रही है। इसका मतलब आपको टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट। बच्चों टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। 1 मिनट में 60, तो कितने हो गया हमारा? 600 सेकंड। तो 600 सेकंड हो गए हमारे। और बोल रखा है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जैसा कि आपको पता है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और मैंने आपको बताया कि चार्ज कितना होता है? करंट को जब आप t से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ से q कितना हो जाएगा? करंट कितना है आपका? 0.5, और t चार्ज टाइम कितना लग रहा है आपको? 600। तो जब सॉल्व करोगे 0.5 को 600 से 300 आधा हो जाएगा, और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो ये आपका आंसर। बच्चों कभी भी यूनिट लिखना मत भूलना, हाफ मार्क्स कटता है, ना ही फॉर्मूला लिखना। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप चार्ज और करंट के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाने से पहले मैं एक केस कंसीडर करता हूं, आपके सामने का एग्जांपल देता हूं। मैंने माना कि मेरे पास एक पाइप का टुकड़ा है, मैंने उसको हॉरिजॉन्टली रख दिया। इसको क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टली रख दिया, और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। तो कुछ पानी तो इससे बह जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन कुछ पानी इससे बाहर की तरफ नहीं गिरेगा, कुछ अंदर इसके रह ही जाएगा। ऐसे ही होगा। तो क्या हो रहा है? पाइप नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही तरफ आपका प्रेशर जो लग रहा है वो सेम, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल में रखे हैं। तो कोई प्रेशर, इधर का भी प्रेशर सेम है और इधर का भी प्रेशर सेम है। P1 और P2 दोनों ही आपस में क्या है? बराबर है प्रेशर। ना तो कोई लग रहा है ना कोई वैसे है, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं अब इस पाइप को, जो इधर सेम था, अगर मैं इस पाइप को इस तरीके से रखूं, तो अब तो बोलोगे कि सारा पानी किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इधर जाते ही जो प्रेशर था वो हमारा इस साइड का जितना भी प्रेशर था वो सारा किस साइड लगा है? इधर लगा है। तो इधर हमारा प्रेशर क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर नहीं होगा, और अगर प्रेशर बराबर नहीं है तो इसका मतलब बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी? इसके अंदर का पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस साइड। ठीक है ना? तो जिस तरीके से वाटर हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट है तो नहीं फ्लो हो पा रहा, उसी तरीके से हमारा चार्ज का कंसेप्ट आता है कि अगर मैं बोलूं मेरे पास वायर है,
पूरी एक क्या है, वायर है, और मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर चार्ज को फ्लो करवाना है, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर चार्ज को फ्लो करवाना है, तो चार्ज अपने आप मूव नहीं करेगा। चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, दोनों तरफ क्या चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस। इसीलिए हम कई बार पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। तो यहाँ अब अगर मैं एक बैटरी अप्लाई कर दूं, बैटरी या फिर सेल, ठीक है ना, सेल सबसे बेसिक पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का। तो यहाँ पर क्या है, ये बैटरी का जो पार्ट होता है इसको पॉजिटिव डिनोट करते हैं, जो बड़े वाला टर्मिनल होता है, और जो छोटे वाला है उसको नेगेटिव टर्मिनल की बात करते हैं। और ये जो सेल है पॉजिटिव वाला जो होता है हाइयर पोटेंशियल होता है इसका, और नेगेटिव वाले का क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब इधर का जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है और इधर का इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होता है। तो अगर अब इधर से पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, इधर का जो चार्ज है ये बनता पॉजिटिव नेगेटिव बनता किस वजह से, ये जनरली जो बैटरी या सेल है उसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से बनता है, ठीक है ना। ये चीज आप पढ़ते हो 11th क्लास केमिस्ट्री में, ठीक है, 11th में 12th में वहां चीजें पढ़ते हो आप से इस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बैटरी है, ये क्रिएट कर दिया। अब देखो अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर से चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रेशर अप्लाई करने से चार्ज क्या कर रहा है, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर मूव कर रहा है। और चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब पूरे से जो ये हमारा पार्ट है इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, या फिर मैं बोलूं जो चार्ज है हमारा, करंट फ्लो कर रहा है या जो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, इस बैटरी की वजह से। और इस बैटरी ने क्या करा है, दोनों का एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो यही हमें क्या करवाना है, चार्ज को फ्लो करवा रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली इट हेल्प्स द चार्ज टू फ्लो। तो ये चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये क्या करता है, चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इसका मतलब अगर यहाँ पर बैटरी या सेल लगा हुआ है बच्चों, अगर सिंगल है तो सेल है, सिंगल है तो सेल है, लेकिन 2 या 3 सेल को अगर आप आपस में कनेक्ट कर दो, एक सेल ये हो गया, उसमें मैंने एक सेल, लेकिन ध्यान रखना बैटरी के एक सेल को बैटरी के दूसरे सेल के अलग टर्मिनल से कनेक्ट करना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से, और इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो ये बनी हमारी बैटरी। और बैटरी को क्या बोलते हैं आप, ग्रुप ऑफ सेल बोलते हैं। बैटरी क्या है, जनरली ग्रुप ऑफ सेल्स। तो 10th क्लास के लिए हमें बेसिक चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये हमारी बैटरी है। अगर मैं बोलूँ आपका सेल ये जो है वो 2V का है, V बताऊंगा क्या होता है, तो इधर भी 2V, इधर भी, इधर 2V, अगर ये तीनों ही 2V के हो जाए तो ये आपकी जो बैटरी हो जाएगी टोटल कितनी की हो जाएगी, 6V की हो जाएगी। अब ये V क्या है, V बताता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं, चार्ज इधर से इधर जाना है। अब चार्ज को इधर से इधर ले जाने के लिए, A से B पॉइंट तक ले जाने के लिए कुछ काम तो किया गया है ना, कौन कर रहा है, वो काम बैटरी कर रही है। जब बैटरी नहीं लगाई थी क्या चार्ज मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो बैटरी के लगाने से चार्ज मूव किया, इसका मतलब बैटरी ने क्या करा, कुछ काम करा। आपको काम की डेफिनेशन पता होगी, अगर कोई चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए तो इसका मतलब अब वहां पर वगडन हुआ है। तो बैटरी ने कुछ ना कुछ वगडन किया है चार्ज को मूव कराने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसमें किया गया है, चार्ज को मूव करने में, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और इसमें नोट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, चार्ज विल ओनली फ्लो when there is difference in potential। जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस हो तभी हो सकता है। दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस था, दोनों ही कर दो, नहीं होगा चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। और चार्ज हमेशा फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैक्सिमम केसेस में करंट है वो बताऊंगा उसमें मैं आगे। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसको क्रिएट कौन करता है,
तो सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने के लिए इज अ सेल। सिंपल वे सेल है या फिर बैटरी है। अब हमें कैसे पता कि किधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? मैंने बोल दिया इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। मेरे को कैसे पता किधर हायर किधर लोअर? ये कितना का पोटेंशियल है, हायर है तो कितना है? तो उसको मेजर करने के लिए जैसे आपको चार्ज मेजर करा था कूलम्ब में, करंट मेजर करा था एम्पियर में, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से डिनोट करते हो, इसको डिनोट भी V से किया जाता है और इसकी SI यूनिट भी जो होती है वो भी आपकी V होती है। और V का मतलब है वोल्टेज। तो जो यहाँ पर हम V यूज कर रहे हैं वो क्या है? वोल्टेज है। जैसे मैं बोलूँ ये सेल 2 वोल्ट का है, मैंने कहा इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में कितना डिफरेंस है? 2 वोल्ट का। तो 2 वोल्ट इधर, 2 वोल्ट इधर, 2 वोल्ट इधर, सबको मैंने आपस में कनेक्ट किया तो कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। तो ये था जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। किस पर वर्क कर रहे हो? लेकिन चार्ज को मूव कराने में। तो चार्ज को मूव कराने में जो भी वर्क डन किया उस पूरे की वैल्यू क्या बनी? हमारी वोल्ट। और यहाँ से जो V है वोल्ट, वो क्या बना? वर्क को लिख सकते हो आप जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो गई? कूलम्ब। ठीक है ना? तो यहाँ से 1 वोल्ट किसके बराबर हुआ? 1 जूल पर कूलम्ब। तो कहने का मतलब कई बार क्वेश्चन में बुलाते हैं डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या है? व्हेन 1 जूल ऑफ, इधर मैं लिख देता हूं 1 वोल्ट, व्हेन 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 कूलम्ब के चार्ज को जो भी आप 1 जूल वर्क डन खर्च करोगे तो वो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के। और 1 वोल्ट क्या है? 1 जूल पर सेकंड। ऐसा यूनिट तो वोल्ट है, लेकिन उसको आप और कैसे लिख सकते हो? जूल पर कूलम्ब लिख सकते हो। ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपलेस्ट वे क्या है? सेल प्रोड्यूस कर सकता है। सेल भी बैटरी ही होती है। ठीक है ना? तो बैटरी अगर बनानी है तो 2-3 सेल को कनेक्ट कर दो, 5-10 सेल भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। चलो, देखो जो क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्वेश्चन में बोल रखा है हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम करना पड़ेगा किस चीज के लिए? इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज है 2 कूलम्ब का, उसको मूव कराने के लिए अक्रॉस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में। और 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 12 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब V कितना दे रखा है आपको? 12 वोल्ट। देखते ही बता सकते हो कि क्या चीज गिवन है। V दे रखा है, इसका मतलब वोल्टेज है। C दे रखा है, इसका मतलब चार्ज है, कूलम्ब। तो Q दे रखा है आपको कितना? 2 कूलम्ब। और वर्क डन निकालना है, जैसा कि V कितना होता है? W/Q। तो यहाँ से W कितना हो जाएगा? Q को मल्टीप्लाई कर दो किससे? V से। Q कितना? 2, V कितना? 12, कितना हुआ? 24। अब यूनिट क्या लिखोगे बच्चों? वर्क डन की हमेशा यूनिट जो रहेगी वो जूल होगी। तो इसका मतलब 24 जूल आंसर आए। ठीक है ना? 24 जूल काम करना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये इजी क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में जनरली। ये इसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग आते हैं, वो पढ़ेंगे आगे। पहले 1-2 सर्किट डायग्राम देखते हैं, सर्किट समझते हैं सर्किट क्या है। ठीक है? सर्किट जिसको आप CKT से भी शो कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो देखो बच्चों, अगर करंट फ्लो कर रही है, ये चार्ज फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, करंट जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, वायर्स चाहिए। और वायर ही क्या बनाती है? करंट सर्किट बनाती है हमारा। तो सर्किट को अगर डिफाइन करो तो क्या है सर्किट? इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path required for the motion or flow of charge।
अगर चार्ज को फ्लो करना है तो हमें क्या चाहिए, पाथ चाहिए, उस पाथ को क्या बोलते हैं, सर्किट। लेकिन कंडीशन क्या है, वो पाथ कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस और क्लोज, ना तो बीच में से टूटा हो, क्लोज होना चाहिए, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पर हमने बात करी, ये हमारा यहाँ क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इसको मुझे क्लोज कैसे करना है, बैटरी लगाकर, इधर हमने एक बैटरी लगा दिया, फिर सेल लगा दिया, तो ये प्लस ये वाला माइनस, ठीक है। तो एक ये सर्किट बन गया, तो ये क्या हो गया, इधर से हमारी करंट फ्लो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इधर से ओपन कर देता तो अब ये करंट फ्लो नहीं होती, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस और क्लोज होना चाहिए। ये भी हो सकता है एक तरह का, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये इधर से टूट जाए तो अब ये सर्किट नहीं है, ठीक है। तो सर्किट को क्लोज होना जरूरी है। अब सर्किट को जस्ट आप एक बैटरी लगाकर नहीं कर सकते, एक सर्किट के अंदर एक हमारा स्विच भी आता है जिसको की बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस भी आता है, कई बार वो रेजिस्टेंस हमारा रियोस्टेट बन सकता है। इसके अंदर है हमारे डिवाइस आते हैं, एम्पियर, वो एमीटर भी आ सकता है, एक हमारा वोल्ट मीटर भी आ सकता है, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। हमें कैसे पता क्या क्या चीजें कब आएगी, तो वही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही हमें सर्किट कंपोनेंट के सिंबल पता होने चाहिए। तो सिंबल क्या है, सिंबल समझते हैं। सबसे पहले अगर सेल है तो एक सेल को आप डिनोट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक प्लस और एक माइनस। अगर उसकी बजाय बैटरी आ जाए तो बैटरी में मैंने आपको बताया 2-3 सेल एक साथ जुड़ जाएंगे, ये बैटरी होगी। अगर मुझे स्विच बनाना है तो स्विच दो तरह का, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन मतलब ऑन स्विच और क्लोज मतलब ऑफ स्विच, ठीक है ना। ये ऐसे ओपन ऑन ऑफ मैं भी करूं, ओपन स्विच का मतलब ये अभी करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, और एक होता है क्लोज्ड, तो इसमें हम ये लगा देते हैं। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ओपन को और ये, ठीक है ना। तो ये जो है ओपन ऑफ स्विच है और ये जो क्लोज्ड है वो ऑन है। ये ऑन है क्योंकि इसमें करंट पास हो सकती है, पहले शायद मैंने अपोजिट लिख दिया। फिर उसके बाद आता है वायर। अब वायर में भी दो है, अगर एक तो है जॉइंट, कि मैंने जॉइंट कर रखा है, तो कैसे जॉइंट करोगे, एक ये वायर गई इधर पे मैंने ऐसे बना दिया, तो ये जॉइंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जंक्शन हमारे पास जॉइंट नहीं है, विदाउट जॉइंट, जस्ट क्या कर रही है, क्रॉस ओवर है, उससे पास हो रही है, तो इसका मतलब ये वायर है, इसके ऊपर से वायर क्या गई है, ऊपर से या नीचे से वायर जा रही है, लेकिन जॉइंट नहीं है। मैंने क्या करा, जॉइंट का मतलब है ये पूरी वायर थी, मैंने इसमें कट लगाया, दूसरी वायर को लपेट कर बांध दिया, तो करंट पास हो सकता है इधर से। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ है और मेरे पास दूसरी वायर है, तो उसके ऊपर मैं ऐसे लगाऊंगा, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, टच नहीं कर रही, कनेक्ट नहीं है, एक ऊपर से जा रही है या फिर नीचे से जा सकती है ये। फिर देन उसके बाद आता है रेजिस्टेंस, पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं जिगजैग लाइन से। फिर उसी के बाद आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, वो रेजिस्टेंस जो बार बार चेंज हो रहा हो। इसको आप उसी जिगजैग लाइन से या तो ऐसे बना सकते हो या फिर ये ही जिगजैग लाइन बनाकर क्रॉस कर दो, ठीक है। फिर आता है हमारा वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर करे, सर्कल अंदर भी बाहर प्लस माइनस। फिर एम्पियर एमीटर, समझ गए होंगे, एम्पियर एमीटर ये करंट को मेजर करता है, ए से डिनोट करोगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। फिर आता है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये भी करंट मेजर करता है बहुत स्मॉल अमाउंट की, इसमें जी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। एक होता है बच्चों हमारा बल्ब, तो बल्ब को ऐसे डिनोट कर सकते हो, अगर ऑफ है तो कुछ नहीं, अगर ऑन है तो ऑन के लिए हम क्या लगा देते हैं, ये लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ सिंबल थे सर्किट डायग्राम को समझने के लिए। सर्किट समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, चार्ज हो गया, कुछ टॉपिक है ओम्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी, जो जब भी हम पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ के विदाउट हम कुछ कर नहीं सकते, तो ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना, ठीक है। तो
बाय बाय, टाटा, सी यू।